Hello students, today we will discuss about the electrostatic. What is electrostatic? It is a study of charge at rest. जो चार्ज की स्टडी होती है, जो चार्ज रेस्ट पे है, उस स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं. सो व्हाट डू मीन बाय चार्ज? चार्ज क्या होता है? किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है. वो फोर्स दो तरह की हो सकती है, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. अगर दोनों के ऊपर सेम काइंड ऑफ चार्ज होगा देन वो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे. अगर उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट चार्ज होगा तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे. एंड ये चार्ज रबिंग के साथ प्रोड्यूस होता है. व्हेन ए बॉडी इज रब्ड विद अनदर बॉडी देन देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ चार्ज. जैसे कि एग्जांपल है, प्लास्टिक रोड है, it is rubbed with the silk, and when we rub the plastic rod with the silk, plastic rod get the positive charge and the silk get the negative charge. इसका मीनिंग है कि प्लास्टिक रोड ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया. अगर इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो प्लास्टिक रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और सिल्क ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. एंड ये चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है. ये चार्ज की प्रॉपर्टी है कि चार्ज कंजर्व रहता है. इनिशियली इनके ऊपर जीरो चार्ज है. एक सिस्टम में हमारे पास दोनों बॉडीज प्रेजेंट हैं एंड इनिशियली इनके ऊपर जीरो चार्ज है, और आफ्टर रबिंग एक के ऊपर पॉजिटिव है एंड दूसरे के ऊपर नेगेटिव है. इट मीन्स फिर से सिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर जीरो हो जाएगा. इट मीन्स इनिशियली भी नेट चार्ज जीरो है और आफ्टर रबिंग भी नेट चार्ज जीरो है. इट मीन चार्ज इज कंजर्व्ड. एंड चार्जेस आर ऑफ टू काइंड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड चार्ज के ऐसे यूनिट क्या होते हैं? दैट इज कूलम. एंड देयर इज ए टर्म चार्ज बाय इंडक्शन. चार्ज बाय इंडक्शन का क्या मीनिंग है? कि एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी के वजह से चार्ज आ सकता है व्हेन दे आर नॉट फिजिकली कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. लेट अस सपोज हमारे पास एक स्फीयर है जो कि न्यूट्रल है. इट मीन्स इसके ऊपर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होगा. हमने यहाँ पे एक प्लास्टिक रोड को इसके पास लेकर आए हैं बट इसको फिजिकली टच नहीं किया, एंड प्लास्टिक रोड के पास पॉजिटिव चार्ज है. इट मीन्स इनके जो स्फीयर है, स्फीयर में चार्ज सेपरेशन हो जाएगी. नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव दूसरी साइड आ जाएगा. एंड अगर हमने इसको ग्राउंड कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? वो ग्राउंड में चला जाएगा, और वी कैन से ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर रहे हैं. एंड अगर हमने ये प्लास्टिक रोड को हमने हटा दिया तो ये स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आएगा? नेगेटिव. इट मीन्स स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है व्हेन ए पॉजिटिव प्लास्टिक रोड is brought near to the neutral sphere. So it is the process charge by induction. And there is another term charge by conduction. Charge by conduction का क्या मीनिंग है? कि एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी की वजह से चार्ज आता है, वो सेम चार्ज आता है तब आएगा जब ये दोनों बॉडीज फिजिकली कॉन्टेक्ट में होंगी. लेट अस सपोज ए बॉडी है और एक बी बॉडी है. इनके ऊपर सेम चार्ज है क्यू, एंड हमने सी बॉडी को इसके पास लेकर आए हैं और सी को हमने ए के साथ कांटेक्ट कर दिया. जब सी को हमने ए के साथ कांटेक्ट किया तो इन दोनों में चार्ज शेयर हो जाएगा, एंड इट मींस ए के पास Q/2 चार्ज आ जाएगा और सी के पास भी Q/2 चार्ज आ जाएगा. It means this is process is charge by conduction. Now there are some properties of charges. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. Second is charge is conserved. हमको पता है कि जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास कोई चार्ज नहीं होता. Take an example. Plastic rod and silk. They have initially zero charge, and after rubbing electrons are transferred from the rod to the silk. As the rod has loosely
इलेक्ट्रॉन्स एंड सिल्क हैज टाइटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इट मीन्स जो रोड है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा एंड उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड सिल्क इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इट मीन जितना प्लास्टिक रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एंड टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग दैट इज ऑल्सो जीरो। सो इट मीन चार्ज इज कंजर्व्ड। थर्ड वन इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का क्या मीनिंग है कि एक सिस्टम के ऊपर जो एंटायर चार्ज होता है वो उस सिस्टम में जो अलग अलग पॉइंट के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट हैं उन सभी का अलजेब्रिक सम होता है। लेट अस सपोज हमारे पास एक आर्बिट्रेरी बॉडी है, इसमें यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है और यहाँ पे लेट अस सपोज Qn चार्ज है। इट मीन जो उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। सो दिस इज द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एंड चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको पता है कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है एक दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स, तो जो टोटल चार्ज होगा बॉडी के ऊपर वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। ई का मीनिंग होता है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है वहां पे तो वो मल्टीपल्स में हो रहा है, ई के मल्टीपल्स में। इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 3/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, मीन्स हाफ या फ्रैक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। तो जो चार्ज होगा उनके ऊपर वो ई का इंटेग्रल मल्टीपल होगा, वेयर एन इज द इंटीजर। सो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E अप टू सो ऑन। एंड इस क्वांटाइजेशन का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? वी नो दैट ड्यूरिंग रबिंग only an integral number of electrons can be transferred from one body to another. So let us suppose हमारे पास A बॉडी है, यहाँ पे B बॉडी है, तो A बॉडी के पास लूजली इलेक्ट्रॉन्स हैं और B के पास टाइटली इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो A बॉडी इजीली लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं सो वो E होंगे या 2E होंगे या 3E होंगे। सो इट मीन्स द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, एंड व्हाट इज E? It is a charge on an electron which is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। हमारे पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड और एडेड टू ए सब्सटेंस टू लीव इट विद ए चार्ज ऑफ 10⁻⁻6 कूलम। तो क्वेश्चन का क्या मीनिंग है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें या उसमें से बॉडी में से रिमूव करें ताकि सब्सटेंस के पास चार्ज 10⁻⁻6 कूलम आ जाए। इट मीन्स हमको चार्ज वैल्यू गिवन है, इट मीन्स Q इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, एंड हमने हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स n निकालना है, तो हमको n हमने फाइंड आउट करना है और हमको E की वैल्यू पता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू Ne, सो N इज इक्वल टू Q/E। हम Q की वैल्यू पुट कर देंगे और E की वैल्यू हमको पता है, तो वहां पर पास सॉल्व करके आ जाएगा 6.25 into 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। सो इट मीन्स हमको इतने इलेक्ट्रॉन्स या तो हम बॉडी में से रिमूव करेंगे या बॉडी में ऐड करेंगे ताकि उस बॉडी के पास 10⁻⁻6 कूलम चार्ज आ जाएगा। नाउ द टॉपिक इज कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो कूलम लॉ है ये हमेशा पॉइंट चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल है। जो भी पॉइंट चार्जेस हैं उनके ऊपर ही कूलम लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर हम लार्ज बॉडी की बात करें उसके ऊपर कूलम लॉ एप्लीकेबल नहीं है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो कूलम लॉ क्या कहता है? लेट अस सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स A एंड B, एंड A पॉइंट के ऊपर Q1 चार्ज है एंड B पॉइंट के ऊपर Q2 चार्ज है, एंड इन दोनों में चार्ज सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो R है।
तो उनमें जो फोर्स लगेगी वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। एंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो हम इनको कंबाइन कर लेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हमारे पास K आ जाएगा। एंड K की जो वैल्यू है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वन इज मीडियम एंड सेकेंड इज सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर हम सीजीएस सिस्टम में बात करें तो K की वैल्यू 1 होती है। अगर आप ऐसे सिस्टम की बात करें तो K की वैल्यू 1/4πε0 होती है, जो कि 9 × 10⁹ के बराबर होता है। एंड जो एप्सिलॉन नॉट है, it is called absolute permittivity of free space and its value is 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड जितना इस परमिटिविटी की वैल्यू होगी उतना ही उन दोनों चार्जेस में फोर्स कम लगेगी। इट मींस F इज 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हमारे पास एक टर्म होती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है कि हमने फोर्स को कंपेयर करना है। एक फोर्स लग रही है जब दोनों चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस किया हुआ है, एंड सेकंड फोर्स लग रही है कि जब दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस सेपरेशन पे किसी मीडियम पे प्लेस किया हुआ है। तो अगर हम मीडियम में प्लेस करेंगे तो उसमें फोर्स लगेगी लेट अस सपोज F मीडियम, एंड अगर वैक्यूम में प्लेस किया हुआ है तो उनमें फोर्स लग रही है F वैक्यूम। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो रेशियो होती है, रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द मीडियम। सो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन R, or we can say it is represented by K, and it is also called dielectric constant. And it is a ratio of F vacuum by F medium, and it is further equal to epsilon by epsilon naught. This is the ratio of the absolute permittivity of medium to the absolute permittivity of vacuum, and it is a dimensionless quantity. Now, Coulomb law in vector form. Let us suppose हमारे पास स्पेस में दो चार्जेस हैं Q1 Q2 एट पॉइंट A एंड B, एंड Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1 वेक्टर, एंड Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। लेट अस सपोज ये दोनों चार्जेस सेम काइंड के हैं, इट मीन्स उनमें फोर्स रिपल्सिव होगी, एंड देर इज अ टर्म F12 एंड F21। व्हाट इज F21? इट इज अ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू द चार्ज Q1, एंड व्हाट इज F12? इट इज अ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2, एंड देर इज ए यूनिट वेक्टर R12 कैप। R12 कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम पॉइंट A टू B। हम यहां पे एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे विच इज गिवन बाय OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर दैट इज इक्वल टू OB वेक्टर, एंड OA वेक्टर इज R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो हमारे पास R12 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, एंड इसका यूनिट वेक्टर होगा R12 cap is equal to R12 vector by R12. What is R12? It is the magnitude of R12 vector, and the force on charge Q2 due to the charge Q1. This is a long direction R12 cap. So इसके वैल्यू क्या होगा? F21 vector is 1/4πε0 Q1 Q2 by AB square, and this is along A to B. एंड A to B इज रिप्रेजेंटेड बाय R12 कैप। तो हमारे पास ये वैल्यू है मैग्नीट्यूड और ये हमारे पास डायरेक्शन है, एंड इस
यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास नीचे होगा इस 2 पावर है, इस यहाँ पे हमारे पास 1 पावर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इन वेक्टर फॉर्म F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर। हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। और सिमिलरली हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2। तो हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा और अगर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो हमारे पास ये रिजल्ट बन रहा है F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। इसका मीनिंग है कि जो दोनों चार्जेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इट मींस कूलम लॉ ओबेज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पहले बात की थी, हमने पॉइंट चार्ज की बात की थी। अगर पॉइंट चार्ज ना हो, लेट अस सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, एक सर्कुलर वायर है और उसके ऊपर क्यू चार्ज गिवन है। अगर हमने उसको चार्ज क्यू दे दिया तो उसके लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट आ जाएगा। अगर हम पूरे लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट आ जाएगा तो हमने एक एलिमेंट की वजह से, एक एलिमेंट का मीनिंग क्या है कि स्मॉल पीस, स्मॉल एलिमेंट, एंड उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से हमने फोर्स निकालनी है किसी और टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो हम वहां पे एक टर्म यूज करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। एंड लेट अस सपोज हमारे पास ये सर्कुलर वायर है तो हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ dl है। तो हमारे पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा इट इज चार्ज बाय लेंथ, एंड इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है dl, एंड इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है दैट इज dq। इट मीन लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl। सिमिलरली अगर एक सरफेस की बात करें, लेट अस सपोज हमारे पास एक शीट है, अगर हम शीट को हम चार्ज देंगे तो वो जो चार्ज है वो शीट के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट आ जाएगा। इट मीन अगर वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम वहां पे टर्म यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेट अस सपोज हमारे पास एक स्मॉल एलिमेंट है जिसका एरिया है ds एंड इसके ऊपर चार्ज है dq। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया एंड चार्ज इज dq एंड एरिया इज ds। सो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया। अगर हम बात करें स्फीयर एंड क्यूब की, तो अगर इसको चार्ज देंगे तो इस होल ओवर इट्स वॉल्यूम, तो ये चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट आ जाएगा। इट मींस हम वहां पे टर्म यूज करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो, दैट इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम। लेट अस सपोज ये वॉल्यूम हमारे पास, और यहां पे हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया छोटा सा, एंड इसका वॉल्यूम dB है और इसके ऊपर चार्ज dq है। तो ये रो हमारे पास होगा dq बाय dB। थैंक यू।